अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी की जो न्यू बुक है उसके होम्योस्टेसिस के जितने टॉपिक जितने भी हैं इस चैप्टर के, उसके अंदर जितने भी हमारे एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है, उसके हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर तरह से उसको ट्रिकी एमसीक्यूज़ को भी और जो बुक की लाइंस होती हैं, ठीक है, उन सबको डिस्कस करेंगे ताकि एमडीकेट और आपके जितने भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट है उन सब में आप लोग अच्छे स्कोर कर सके। मुझसे अक्सर बच्चे जो हैं एट दी एंड जब एंट्रेंस टेस्ट होने वाला होता है तो कहते हैं कि मैम हम कैसे तैयारी करें। तो आप लोग मुझसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग बुक थॉरली रीड करें। ठीक है, तो और आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। लेकिन मैं ये उस वक्त जो है बच्चे पूरी बुक थॉरली रीड तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम भी हमारे पास नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो बच्चे वो थॉरली रीड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये जितने भी इस चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, जितने भी, जिस तरह से अनीस हुसैन के आप लोगों ने देखे होंगे कि पुरानी बुक से किस तरह से उसके जितने एमसीक्यूज़ बन सकते थे उन सब के बन के आप लोगों को एक बुकलेट्स बनाकर देते थे, एमसीक्यूज़ बुकलेट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए फ्री जो है ये सारे एमसीक्यूज़ बना रही हूँ ताकि आप लोग जो है अगर इन एमसीक्यूज़ को भी अगर जो बंदा इजीली कर सकता है, इसका मतलब उसकी थॉरली बुक रीडिंग हो गई। ठीक है, तो एट द एंड आप लोगों को बुक रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी। जिन बच्चों को एट द एंड बुक रीडिंग का मैं कहती हूँ और वो नहीं कर पाते, तो वो जस्ट अगर इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो इनका, और अगर उनको आते होंगे तो इसका मतलब उन लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उनके कॉन्सेप्ट्स भी जो हैं उनके चेक हो जाएँगे और इस तरह से वो ये एमसीक्यूज़ भी रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मैं अगेन आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में या फिर आपके जो 2024 के एमडीकेट जो है न्यू बुक से होने वाला है, उसके अंदर ये जितने भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होंगे, चाहे वो डाउ का हो, केयू का हो, जिना का हो, ठीक है, या किसी भी लम्स का हो या जेपीएमसी का हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का होगा, तो इसमें ये आप लोगों के काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज जो है, होम्योस्टेसिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो होम्योस्टेसिस टर्म है, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये बुक की लाइन है। आप तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा और जिसने नहीं पढ़ा तो वो याद रख ले कि होम्योस्टेसिस जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वॉल्टर बी कैनोन ने, रॉल्फ ने या जॉन डॉल्टन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वॉल्टर बी कैनोन। ठीक है, अब जो है मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ हाईलाइट नहीं इसलिए किए हैं ताकि मैं सिर्फ इसको आपको वर्बली बता रही हूँ ताकि जो बच्चे जिनको अपने आप को चेक करना हो कि उसको एमसीक्यूज़ आते हैं नहीं आते, तो वो वीडियो को क्या कर सकते, रिकॉर्डिंग को जो है रिकॉर्डिंग की वॉइस को है ना कम करके वो खुद अपने आप से वो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किए। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑर्गेनिजम्स लिव इन विच इन्वायरमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं? टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में या दोनों में? तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बुक की लाइन है, वो बोथ ए एंड बी, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं। होम्योस्टेसिस इन्वॉल्व इन, होम्योस्टेसिस जो है बॉडी बैलेंसिंग, वो उसके अंदर कौन कौन सी जो है बॉडी को बैलेंस करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन या बोथ ए बी एंड सी। तो जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए हम इन तीनों प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर को बैलेंस रखते हैं तो भी बॉडी बैलेंस रहती है। थर्मो रेगुलेशन, अगर बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखते हैं तो भी बॉडी की जो बैलेंसिंग हो जाती है। ठीक है, और एक्सक्रीशन मतलब जिस्म से जितना भी टॉक्सिक या वेस्ट मटेरियल निकाल देते हैं, रिमूव आउट करवा देते हैं, तो भी बॉडी जो है वो बैलेंस रहती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बोथ ए बी एंड सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। जो हमारी बॉडी के अंदर चेक और बैलेंस सिस्टम है उसको क्या नाम दिया गया है? फीडबैक सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम, बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फीडबैक सिस्टम उसको हम कहते हैं। द टर्म रिसेप्टर मीन्स डेज सेंसरी इंफॉर्मेशन। रिसेप्टर का जो वर्ड है, रिसेप्टर का वर्ड जो है उसके मीनिंग क्या होगी? तो इसका मीनिंग है, उसकी मीनिंग है रिसीव, प्रोवाइड, बोथ ए एंड बी। तो इसकी सिंपल मीनिंग है रिसेप्ट मतलब रिसीव करना। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ बॉडी इज इंजर्ड एंड ब्लीड, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ। अगर कोई बॉडी है जो जख्मी हो गई है और उसमें कंटिन्यूसली जो है खून बह रहा है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है? पॉजिटिव फीडबैक की, नेगेटिव फीडबैक की या बोथ ए एंड बी की? ठीक है, तो अगर कोई चीज़ जो है हो रही है, ठीक है, अगर वो कोई चीज़ बढ़ रही है और बॉडी भी इसको बढ़ा रही है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ बढ़ रही है और बॉडी इसको कम कर रही है तो वो होता है नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ रही है तो पॉजिटिव फीडबैक है, वो ऑप्शन ए। विच फीडबैक इज सप्रेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू ब्रिंग बॉडी बैक टू द नॉर्मल स्टेट।
जिस तरह से हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हमारा हार्ट रेट आ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट आ जाएगा, ठीक है, हार्ट बीट हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम करना है, बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, वो जो एक फीडबैक है उसको कम कर रहा है, ठीक है, उसको बढ़ा नहीं रहा, हार्ट रेट को बढ़ा नहीं रहा, उसको कम कर रहा है, तो ये कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कम कर रहा है, तो सिंपल ये नेगेटिव फीडबैक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन ऑस्मोकन्फॉर्मर ब्लड विच केमिकल एडजस्ट ऑस्मोटिक बैलेंस? ऑस्मोकन्फॉर्मर्स जो हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो मतलब एक टाइप रखी गई है, तो उनका जो ब्लड है उसके अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब वाटर को, जो वाटर जो है उसका बैलेंस रखने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, ये भी बुक की लाइन है। तो इसके है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ट्राईमिथाइलिन अमाइन ऑक्साइड, डाईमिथाइलिन अमाइन ऑक्साइड या नन? तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्राई मिथाइल अमाइन जो है ये ऑक्साइड जो है ये केमिकल यूज़ होता है ऑस्मोकन्फॉर्मर के ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को एडजस्ट रखने के लिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन मराइन एनिमल्स, जो खारे पानी में जानदार जो रहते हैं, ठीक है, उनकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब उनकी बॉडी को छोड़ के जो उनको इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या नन? हाइपरटोनिक मतलब बहुत ज़्यादा टोन हो, टेंशन प्रोड्यूस हो, चाहे वो सॉल्ट की वजह से हो, वाटर की वजह से बन रही हो। हाइपो मतलब जहाँ पर वो कम हो, तो या फिर नन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो खारे पानी में जो जानदार रहते हैं उनका इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, क्योंकि सॉल्ट ज़्यादा होता है पानी के अंदर, खारा पानी है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो सॉल्ट की वजह से जो प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा होता है वो ज़्यादा होता है, तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जनरेट होता है। Osmotic inclusion problem in freshwater animals are minimized by which organism? पानी ऑस्मोटिक जो है, ऑस्मोलैरिटी मतलब वाटर की वजह से एक फ्रेश वाटर जो है, मीठे पानी में रहने वाले जानदार जो हैं, एक उनके जो ऑर्गन्स है एक चीज़ को एक प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो उनके कौन से ऑर्गन जो है उनको कम करते हैं? स्किन कम करती है, गिल्स करते हैं, या ये दोनों करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्किन और गिल्स दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व जो है मिनिमाइज कर रहे होते हैं। द मेजर कॉज ऑफ वाटर लॉस इन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट इज ड्यू टू, जो मेजर कॉज है, ठीक है, वाटर लॉस का, जो बहुत ज़्यादा वाटर अगर लॉस हो जाता है किसी इंसेक्ट के अंदर, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, तो वो उसकी वजह क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, या उसका ट्रैकियल सिस्टम है, ठीक है। तो जो ज़्यादा अमाउंट में जो उसका पानी लॉस हो जाता है टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट का, उसकी वजह है ऑप्शन ए, ट्रैकियल सिस्टम उनका, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर जितने एमसीक्यूज़ बन सकते थे मैंने बनाए हैं। तो हो सकता है कि ये वीडियो जो है मैं इसको 50 जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, ठीक है, एक ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो हर इसी तरह से हर चैप्टर की वीडियो जो है लंबी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप लोग देख नहीं सकेंगे, तो इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है उसके भी एमसीक्यूज़ में 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो। नेक्स्ट है हमारे पास, द फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड सेल इन देयर स्किन एंड गिल्स। फ्रेश वाटर जो मीठे पानी में रहने वाले जानदार होते हैं उनकी स्किन और गिल्स, उन गिल्स या और जो उनकी स्किन है उस पर एक स्पेशल किस्म के सेल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो उन सेल्स का नाम क्या होता है, आयोनोसाइट्स, इलेक्ट्रोसाइट या फेकोसाइट्स, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनकी स्किन पर जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको कहते हैं हम आयोनोसाइट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड, जब बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो रिएक्शन के बाद एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बाद जितने भी ग्लूकोज वगैरह बनना टूटना, इसके बाद जो है जो वेस्ट बचता है, ठीक है, जो वेस्ट बचता है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन या पैराक्राइन? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। सिक्रीशन एक अलग प्रोसेस है, सिक्रीशन का मतलब है ब्लड स्टीम, मतलब खून के अंदर कोई केमिकल्स का रिलीज होना, वो सिक्रीशन है। लेकिन अगर कोई वेस्ट जो है बॉडी से रिमूव हो जाएगा तो उसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। विच ऑर्गेनिज्म सिक्रीट लेस यूरिया, ये भी बुक सारी जितने भी हैं ये बुक की ही हैं, ठीक है। तो जो कौन से जानदार जो हैं जो कम अमाउंट में यूरिया जो है सिक्रीट आउट करते हैं, ठीक है, तो वो है हर्बीवोरियस, ओमनीवोरियस या कार्निवोर्स? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो लेस अमाउंट में यूरिया सिक्रीट करते हैं। एनिमल्स विच जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड, वो कौन से जानदार हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अमोनिया को जो जनरेट करते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एमेनोटैलिक
यूरिकोटैलिक या नाइट्रोटैलिक, ठीक है। सिंपल नाम से पता चल रहा है, तो ये कौन से होंगे, अमेनोटैलिक, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सिक्रीट यूरिया आर कोल्ड, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जो सिक्रीट यूरिया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, यही ऑप्शन है, एमेनोटैलिक, यूरिकोटैलिक या नाइट्रोटैलिक। ये भी नाम से पता चल रहा है, यूरिया से यूरिको निकला है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूरिकोटैलिक। इन ह्यूमन विच टेस्ट इज यूज टू चेक यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर किसी इंसान के अंदर हमें उसका ब्लड के अंदर उसके जो है यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब कितना वेस्ट जो है मौजूद है, उसको चेक करना है, तो कौन सा टेस्ट हम करवाएंगे उसका, ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट बीएनटी करवाएंगे, क्रेटिनिन नाइट्रोजन टेस्ट सीएनटी करवाएंगे, या लिवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी करवाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें किसी के ब्लड के अंदर उसका यूरिया और नाइट्रोजन चेक करना है, तो हम सिंपल उसको, जो डॉक्टर होता है क्या रेफर करता है, उसको बीएनटी रेफर करता है, ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट रेफर करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन ह्यूमन डिश यूरिक एसिड इज सिक्रीट बाय इंटेस्टाइन, अब यूरिक एसिड जो है इंटेस्टाइन से भी सिक्रीट आउट होता है, तो वो कितना परसेंट सिक्रीट आउट होता है, ये भी अमाउंट जो है आपको याद होनी चाहिए। तो वो अमाउंट है 20, 25 या 30, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25%, ठीक है। यूरिक एसिड स्ट्रक्चरली रिजेंबल विद, अगर यूरिक एसिड को केमिकली स्ट्रक्चर उसका देखें, तो वो किससे रिजेंबल कर, किससे जो है वो सेम लग रहा होता है, प्यूरिन से, पैरामिडीन से, नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। तो यूरिक एसिड और प्यूरिन, ऑप्शन ए, इन दोनों का जो अब स्ट्रक्चर को अगर हम कंपेयर करते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्यूरिन। इन ह्यूमन नॉर्मल रेंज ऑफ अमोनिया इन ब्लड इज, अगर हमारे जो ब्लड है उसके अंदर एक रेंज होती है अमोनिया की, ठीक है, उससे ज़्यादा भी ख़राब होता है और उससे कम भी ख़राब होता है, ठीक है। तो वो कितनी होती है नॉर्मल रेंज, 15 to 45 माइक्रोमोल, 10 to 40 माइक्रोमोल, या 5 to 35 माइक्रोमोल, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज जो अमोनिया की हमारे ब्लड में होती है वो है 15 to 45 माइक्रोमोल्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। If blood ammonium is increased up to 200 micromole, so what is the effect of this change into human? अगर कह रहे हैं कि हमारे पास अमोनिया कितना होता है, नॉर्मल रेंज में होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर, लेकिन अगर वही अमोनियम 20 माइक्रोमोल्स 200 माइक्रोमोल्स तक पहुंच जाए, मतलब 200 माइक्रोमोल्स हो जाए, तो बंदे का मतलब उसमें क्या चेंजेस आएंगे उस पेशेंट के अंदर, वो अवेक होगा, मतलब जाग रहा होगा, इरिटेट मतलब जो है वो कंफ्यूज हो रहा होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेट, आप लोगों ने देखा होगा कौन से पेशेंट होते हैं जो आवाज़ मतलब चीख रहे होते हैं, वो इरिटेट पेशेंट होते हैं। नॉर्मल मतलब नॉर्मल होगा, ये कोमा में चला जाएगा, ठीक है। तो जब किसी का ब्लड में के अंदर अमोनिया की मिकदार 200 तक चली जाती है, तो वो बंदा कोमा में चला जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यूरिटर्स आर हाउ मच सेंटीमीटर लॉन्ग, यूरिटर जो है हमारे पास वो कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 20 to 25 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर्स, और 30 to 35 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यूरिटर क्या है, यूरिनरी सिस्टम की एक ट्यूब होती है, जो किडनी से एक ट्यूब निकल रही होती है, उसको हम यूरिटर कहते हैं, ठीक है, जो ब्लैडर को अटैच करती है, ठीक है, जो यूरिन को किडनी से कहाँ पहुँचाती है, ब्लैडर तक। तो उस ट्यूब की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है ऑप्शन बी इज करेक्ट, 25 to 30 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ऑफ यूरिथ्रा प्रोवाइड विच कंट्रोल ऑफ यूरिन, अब हमारे पास जो यूरिथ्रा है, जो लास्ट ओपनिंग है, जो ब्लैडर के बाद एक ट्यूब निकली, ट्यूब तो नहीं, एक ओपनिंग कह सकते हैं, ठीक है, होती है, जहाँ जहाँ से यूरिन जो है बॉडी से रिमूव आउट होता है। तो उस ब्लैडर और उस ओपनिंग के दरमियान दो स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर हम सिंपल लेमन हम ये कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि दरवाजे, ठीक है, कोई भी दरवाजे या फिर कोई कोई ओपनिंग के लिए कोई ना कोई मतलब जो खुलता हो और बंद होता हो, ठीक है। तो ये जो है वॉल्व भी जिसको हम कह सकते हैं, वेल्व भी, ठीक है। तो जो है ये स्फिंक्टर्स दो तरह के होते हैं, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पूछा जाए कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो क्या करते हैं, यूरिन को क्या प्रोवाइड जो है, यूरिन को कौन सा कंट्रोल करते हैं, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मैं आप लोगों को बता दूं, वॉलेंट्री वो जो हमारे कंट्रोल में, और इनवॉलेंट्री वो जो हमारे कंट्रोल में ना हो। अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ठीक है, तो ये समझ लें, अब जो है एक्सटर्नल बाहर का दरवाज़ा है, ठीक है, इसके बाद यूरिन बॉडी से रिलीज आउट हो जाएगी, ठीक है।
समझ लें ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद पहले एक दरवाज़ा है वो इंटरनल स्फिंक्टर है, उसके बाद दूसरा दरवाज़ा है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो ये पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कंट्रोल किसके पास होता है, वॉलेंट्री होता है इनवॉलेंट्री। तो याद रखें कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इंसान के ख्याल में होता है, ठीक है। वो यूरिन को जितनी भी देर जो है ज़्यादा देर नहीं लेकिन जो है बर्दाश्त करता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरनल होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ब्लैडर में यूरिन जो है स्टोर हो जाता है तो उसके बाद जो है, ठीक है, जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यहाँ पर एक्सटर्नल स्फिंक्टर की बात की गई है तो वो हम वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। किडनी आर सिचुएटेड इन बिटवीन विच वर्टिब्रा। वर्टिब्रा क्या होता है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, उसकी जो छोटी छोटी सी जिस हड्डियों से मिलकर बनी होती है उसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, उस ठीक है, उस सिंगल हड्डी को वर्टिब्रा कहते हैं। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले है क्रेनियल, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक जो हमारे ये गला होता है, उसके बाद सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर जो हमारी कमर होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल जो हमारी ये कमर के नीचे जो हड्डी होती है, कमर के नीचे की जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके बाद लास्ट में जहाँ वर्टिब्रल खत्म होता है, वर्टिब्रल कॉलम, उसको हम कहते हैं कॉक्सेक, ठीक है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सेक, ठीक है। तो इसके अब किडनी जो है इस हिसाब से अगर वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम रीढ़ की हड्डी को देखते हैं तो वो किस वर्टिब्रा के दरमियान है, 12th thoracic थर्ड लंबर, 10th thoracic फोर्थ लंबर, 11th thoracic सेकेंड लंबर। तो किडनी जो है वो हमारी होती है 12th thoracic और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के दरमियान। किडनी पोजीशन इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल क्या होती है, चेस्ट जो है हमारा, जहाँ पर लंग्स वगैरह होते हैं उसके नीचे जो कैविटी होती है जहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह या स्टमक होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी के हिसाब से किडनी किस पोजीशन पे है, रेट्रो एब्डोमिनल, रेट्रो पेरिटोनियल या रेट्रो कैविटल, ठीक है। तो किडनी जो है उसकी पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी के हिसाब से होती है रेट्रो पेरिटोनियल। पेरिटोनियल क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के जो है हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पर एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पेरिटोनियम कहते हैं। तो वो पेरिटोनियल वो जो मेम्ब्रेन है उसके पीछे होती है, इसलिए हम रेट्रो का मतलब होता है पीछे, तो उस मेम्ब्रेन के पीछे होती है वो किडनी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव, जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा अबव ऊपर होती है, क्यों, स्पेस फॉर लिवर, लिवर को स्पेस देने के लिए, स्पेस फॉर स्प्लीन, स्प्लीन को स्पेस देने के लिए, स्पेस फॉर गॉल ब्लैडर को स्पेस देने के लिए। तो ये स्लाइटली अबव इसलिए होती है ताकि स्पेस मिल सके लिवर को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पेस फॉर लिवर। एक्सटर्नल लेयर ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जो हमारी किडनी है उसके बाहर एक लेयर होती है, इसको क्या नाम है, ठीक है। तो उसका नाम है रिनाल मेड्यूला, रिनाल फेशिया या रिनाल साइनस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिनाल फेशिया, उस लेयर का नाम है रिनाल फेशिया। इन किडनी मीडियल डिप्रेशन अ स्मॉल कॉन्वेक्स रीजन इज कॉल्ड, जो एक मीडिया मतलब किडनी के अंदर एक छोटा सा डिप्रेशन मतलब एक गढ़ा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स गढ़ा होता है, उस गढ़े का क्या नाम है, हाइलम नाम है, रिनाल मेड्यूला नाम है, रिनाल फेशिया नाम है या रिनाल साइनस नाम है। तो जो ये गढ़ा होता है बीच में किडनी के जहाँ से यूरिटर निकल रही होती है उसका नाम होता है रिनाल साइनस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द इनर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड, जो हमारी अंदरूनी रीजन होता है किडनी का उसका नाम क्या है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला या रिनाल साइनस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेड्यूला, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मेड्यूला। This is the this is outer thin region than the medulla and produce an important hormone which is necessary for the synthesis of red blood cells. एक रीजन है मेड्यूला, ठीक है, जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रिएट होता है जो सिंथेसिस मतलब बनाता है रेड ब्लड सेल्स को। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, जीएसएच होता है, एफएसएच होता है, ईस्ट्रोजन होता है या एरिथ्रोपोइटिन होता है, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कौन कराता है, एरिथ्रोपोइटिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिनाल मेड्यूला इज कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट 7 to 18 कॉनिकल शेप मासेस ऑफ टिश्यू कॉल्ड। रिनाल मेड्यूला जो मेड्यूला इनर रीजन है किडनी का उसके अंदर जो है पिक्चर नहीं है वरना मैं आपको बता दी,
आपने देखा होगा कोन शेप जो है स्ट्रक्चर बने होते हैं किडनी के, तो उन कोन शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? रेनाल पैरामिड्स, रेनाल साइनस, रेनाल कॉर्टेक्स या रेनाल मेड्यूला। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेनाल पैरामिड्स, क्योंकि वो पैरामिड्स के शेप के होते हैं। बोथ किडनी आर कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। दोनों किडनीज जो है वो कितने फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई होती हैं? ट्रिलियन, मिलियन, थाउजेंड या एक? ठीक है, तो मिलियन जो हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनी में। विच नेफ्रॉन हैव, जो ओवरऑल अगर बात करें तो 2 मिलियन के करीब दोनों किडनीज के अंदर ओवरऑल नेफ्रॉन होते हैं। विच नेफ्रॉन हैव लॉन्गर लूप ऑफ हेनले? लूप ऑफ हेनले जो यू शेप स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, वो इन मेड्यूला तक जाता है। अगर वो यू शेप जो है लूप बहुत गहरा होगा तो उस नेफ्रॉन की वो कौन सी टाइप है? कॉर्टिकल या जक्स्ट्रा मेड्यूलरी या रेनाल कॉर्टेक्स? तो जो लूप ऑफ हेनले अगर लंबा हो और वो मेड्यूला डीप मेड्यूला तक जाए तो वो होता है जक्स्ट्रा मेड्यूलरी, और अगर लूप ऑफ हेनले छोटा हो तो उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पर। लॉन्गर लूप ऑफ हेनले है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेनाल कॉर्पसल्स कंसिस्ट ऑफ डेंस क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। जो सी शेप जो है कैप्सूल है, ठीक है, नेफ्रॉन के पास, उसके अंदर खून की नालियों का गुच्छा होता है। अगर आपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस जो गुच्छा है खून की नालियों का, ठीक है, कैपिलरीज का जो गुच्छा है उसका नाम क्या है? वुमेन्स कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस या दोनों है? तो उसका नाम है ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव पोर्स ऑफ अबाउट डेश नैनोमीटर इन डायमीटर। अब जो ये उस गुच्छा है, जो खून की नालियों का जो कैपिलरीज है, उसके पास एक स्पेशल किस्म के उनके अंदर सुराख होते हैं, ठीक है, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। तो वो सुराख कितने नैनोमीटर के होते हैं? 80, 70, 60 या 50? ठीक है, तो वो होते हैं 70 नैनोमीटर्स के। ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर रैप अराउंड ब्लड कैपिलरीज। यही खून की जो कैपिलरीज होती हैं उस पर जो वो स्पेशल सेल्स जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो 70 नैनोमीटर के होते हैं, वो कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट, पोडोसाइट या ल्यूकोसाइट? ठीक है, तो इससे पहले एमसीक्यूज में बता चुके हैं वो कौन से होते हैं? पोडोसाइट होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वुमेन्स कैप्सूल फर्दर एक्सटेंडेड इन फॉर्म। वुमेन्स कैप्सूल जो सी शेप स्ट्रक्चर है, जब उसके बाद कौन सा पार्ट आता है? रेनाल कॉर्टेक्स आता है, रेनाल ट्यूब्यूल आता है या रेनाल मेड्यूला? तो वो सी शेप नेफ्रॉन के पार्ट के बाद जो है पूरा नेफ्रॉन की ट्यूब स्टार्ट हो जाती है, ट्यूबिंग स्टार्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं रेनाल ट्यूब्यूल। और वुमेन्स कैप्सूल को हम कहते हैं रेनाल कैप्सूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। रेनाल आर्टरी एंटर इन किडनी एट। जो आर्टरी है, रेनाल आर्टरीज जो होती हैं, वो कहाँ से किडनी के अंदर, कहाँ से, कौन से पार्ट से एंटर होती हैं? रेनाल ट्यूब से एंटर होती है, रेनाल मेड्यूला से एंटर होती हैं या हाइलम से? तो याद रखें, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन जो हैं किडनी के अंदर कहाँ से जाती हैं, उस पोर्शन का नाम होता है हाइलम। ठीक है, जहाँ से ये एंटर होती हैं उनका नाम होता है हाइलम। द डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल इज। जो देखें हमारे पास किडनी के जो नेफ्रॉन है उसके, ठीक है, वो वुमेन्स कैप्सूल जो सी शेप स्ट्रक्चर है उसके अंदर खून की नालियों का गुच्छा है, ठीक है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब उस वो जो है ना एक आर्टरी से शुरू होता है, फिर गुच्छा बना के वहीं से दूसरी आर्टरी, वहीं से आर्टरी से निकल जाता है। तो जहाँ से वो एंटर होता है, ठीक है, वो होता है एफरेंट, और जहाँ से वो आर्टरी निकल आती है उसको कहते हैं ईफ्रेंट। ठीक है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो इसका डायमीटर बड़ा होता है, छोटा होता है या एवरेज होता है? तो जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, जहाँ ग्लोमेरुलस से जाती है, तो उसका जो डायमीटर होता है वो लार्जर होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, द इफरेंट आर्ट्रियोल फॉर्मिंग अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड सराउंड द बोथ पीसीटी एंड डीसीटी कॉल। जो इफरेंट आर्ट्रियोल या आर्ट्रियोल्स जो होती हैं, ठीक है, पीसीटी और डीसीटी पर लगती हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब इस पर जो लगती हैं, चढ़ जाती हैं, ठीक है, तो रैप हो जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, वेजा रेक्टा कहते हैं या वेर्टिबुलर कैपिलरीज कहते हैं या दोनों कहते हैं? तो जो पीसीटी और डीसीटी पर जो ये आर्ट्रियोल्स जो है चढ़ के गुच्छा बनाती है ना ट्यूब के ऊपर, उसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ऑप्शन बी। लेकिन अगर द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैपिलरीज ओवर द लूप ऑफ हेनले, अगर यही खून की नालियों का गुच्छा, जो कैपिलरीज का गुच्छा अगर लूप ऑफ हेनले पे चढ़ा हुआ हो, तो उसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेजा रेक्टा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच हार्मोन मेंटेन द ब्लड प्रेशर? कौन सा हार्मोन है जो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन रखता है और किडनी से रिलीज होता है? एरिथ्रोपोइटिन या रेनिन? तो आप लोगों को पता होगा, इससे पहले एमसीक्यूज आया था। एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? रेड ब्लड सेल्स बनाता है, तो ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करेगा? रेनिन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। किडनी प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन।
किडनी कौन सा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन प्रोड्यूस करती है? तो B12 या D3। तो D3 जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किडनी बैलेंस द pH ऑफ आवर बॉडी बाय मेकिंग चेंजेस एंड एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ टेस्ट। किडनी जो है हमारी खून के अंदर जो pH होती है, मतलब एसिडिटी और बेसिसिटी को बैलेंस रखता है, किसको मेंटेन करके? तो वो हमारे अंदर जो है ना बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन करता है, तो जिससे हमारे खून की pH एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन होती है। तो वो बाइकार्बोनेट्स कौन से होते हैं? HCO3 होते हैं, HCO2 होते हैं या BO4 होते हैं? तो बाइकार्बोनेट्स दूसरा नाम किसका है? HCO3 का। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द अमाउंट ऑफ क्रेटेनिन इन यूरिया इज। क्रेटेनिन जो है एक वो है सिक्रीट होता है जो किडनी से, उसकी कितनी अमाउंट होती है यूरिया के अंदर या यूरिन के अंदर? ठीक है, ठीक है, तो यूरिन, यहाँ यूरिया नहीं होगा, यूरिन होगा। ठीक है, तो वो कितनी अमाउंट होती है नॉर्मल? तो 0.065 या 0.075 या 0.085। तो क्रेटिनिन की अमाउंट जो यूरिन में होती है वो होती है 0.075। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्रेटिनिन का ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ये चार्ट में से मैंने लिया है क्योंकि क्रेटिनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर कि देखना होता है कि उसकी किडनी कैसे उसकी किडनी में कोई मसला तो नहीं, तो उसका क्रेटिनिन चेक करते हैं। ठीक है, उसका जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, रेनाल फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें उसका क्रेटिनिन ही ओवरऑल चेक कर रहे होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जिसको हम कहते हैं कि मतलब कितना खून जो है वो साफ होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब कितना खून साफ होगा वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से या बोथ ए एंड बी? तो जितना ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, मतलब खून जितना तेज़ी से जाएगा और प्रेशर जनरेट करेगा, तो उतना ही ज़्यादा वो फिल्टर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Kidney receive 180 liters of blood by circulation in 24 hours and after filtration it produce urine in normal climatic condition. किडनी जो है वो 180 लीटर ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर 24 घंटों के अंदर सर्कुलेट करवाती है और उसको फिल्टर कर रही होती है। तो फिल्टर करने के बाद वो कितना यूरिन बनाती है नॉर्मल क्लाइमेट में, मतलब सर्दी गर्मी की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल क्लाइमेट की पूछ रहे हैं। तो 180 लीटर अगर वो ब्लड को लेकर जा रही है 24 घंटों में, तो वो फिल्ट्रेट तैयार करेगी 2.6 लीटर, 2.5 लीटर्स या 2.4 लीटर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। वो 24 घंटों के अंदर 180 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन प्रोड्यूस करती है 2.5 लीटर्स। मोस्ट ऑफ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल टेक प्लेस। जो ज़्यादातर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, वो कहाँ होती है? वो होती है DCT, PCT या लूप ऑफ हेनले में। तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं वो होते हैं PCT में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब इन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है एब्जॉर्ब होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में? 95, 100 या 80? तो आप याद रखें, ग्लूकोज जो है ना वो ब्लड में से ग्लूकोज जो है ना, जितना भी फिल्टर हो रहा होता है ब्लड में से, वो 100% ग्लूकोज लेकर दोबारा ब्लड में लेकर चला जाता है। ठीक है, और यूरिन में 0% जो है वो ग्लूकोज होता है। तो 100% इसका मतलब ग्लूकोज जो है रीएब्सॉर्ब हो रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्मोन एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH भी एक हार्मोन है। लेकिन पूछा जा रहा है एल्डोस्टेरोन का, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करवाता है? सोडियम की, पोटेशियम की या वाटर की? ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को यूरिन फिल्ट्रेट में से लेकर जाकर दोबारा ब्लड के अंदर छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, तो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करवाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोडियम को। ठीक है, एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है और उसको फिल्ट्रेट में से लेकर जाकर दोबारा ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मज़ीद हाफ जो है हम दूसरी वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, ताकि आप लोग जो एट द एंड एंट्रेंस टेस्ट में जो परेशान हो रहे होते हैं, ताकि वो ना हो। ठीक है, तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते, ताकि मुझे मोटिवेशन हो आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।